वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का ऑफ लेबर देखा था। लेबर तक हमने सब कुछ कंप्लीट किया था। हमने दो फैक्टर्स कल कंप्लीट किए, लैंड एंड लेबर। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, सर्विसेज का भी होता है। फिर हमने देखा था कि प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर मनी पर्पस। फिर हमने देखा देर आर 6 मेथड्स फॉर यूटिलिटी क्रिएशन: फॉर्म, टाइम, प्लेस, पर्सनल, पोजीशन एंड नॉलेज। करेक्ट। ये 6 टाइप हमने कवर किए। उसके बाद हमने देखा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। एक अपन ने जनरल डिस्कशन किया कि प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। क्या बोलता है वो? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। फिर हमने देखा कि इस चैप्टर में हम लोग दो लॉ पढ़ने वाले, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो लॉन्ग रन के लिए एप्लीकेबल है। फिर हमने देखा कि इस चैप्टर में हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ने वाले दो टाइप के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट by changing all the four factors of production. You remember I told you changing the scale मतलब changing all the four factors of production. याद है? तो इंटरनल किसको बोला था अपन ने कल? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसको बोलते हैं? जब एक फर्म अपना आउटपुट ग्रो करता है और फायदा सिर्फ उसी फर्म को होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल। जब एक इंडस्ट्री ग्रो होता है और फायदा हर फर्म को होता है या पूरे इंडस्ट्री को होता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। बट अगर ये फायदे की जगह नुकसान होता है तो उसे इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, डिस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर, कैपिटल। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। लिखो ये, ऑल कैपिटल इज वेल्थ but all wealth is not capital. Correct. All capital is wealth but all wealth is not capital। मतलब क्या? बिल्कुल सही है। जो डेफिनेशन आपने अभी बोला वो इसका डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं उसे? वेल्थ का डेफिनेशन, सॉरी कैपिटल का डेफिनेशन है। ओके, क्या डेफिनेशन है बोलो? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड टू फर्दर जनरेट वेल्थ। और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर अपन पैसा डालते, वेल्थ में से कुछ पार्ट डालते, नॉट पैसा, कोई भी पार्ट हो सकता है। कंप्यूटर डाला, बिल्डिंग डाल दिया, डाल दिया मतलब इन बिजनेस में लगा दिया, कैश बैंक बैलेंस बिजनेस में लगा दिया, इन सब चीजों को बोलते हैं वेल्थ। बट जो अपने प्रॉपर्टीज है, पूरी प्रॉपर्टीज हमारी वेल्थ होती है क्या? यस, पूरी प्रॉपर्टीज हमारी वेल्थ होती है। बट पूरी वेल्थ हमारी कैपिटल नहीं होती, क्योंकि वेल्थ का पूरा पार्ट हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। डू यू एग्री? सो टाइप्स ऑफ कैपिटल पहले देख लेते हैं। पहला टाइप आता है फिक्स्ड कैपिटल। अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपका फिक्स एसेट्स है। टाइम के अनुसार जो कैपिटल चेंज नहीं होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। कभी सेल बढ़ता है, कभी सेल कम होता है, बट कैपिटल फिक्स्ड है, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बट देर इज वन मोर कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, जिसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। जो समय के साथ साथ सेल बढ़ेगा, सेल घटेगा, तो ये कैपिटल भी बढ़ेगा घटेगा, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल या तो सर्कुलेटिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, योर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। योर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्या है? सर्कुलेटिंग है, बिकॉज जब सेल बढ़ता है तो इन सभी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, जब सेल घटता है तो इन सभी में इन्वेस्टमेंट भी घटता है। करेक्ट। रियल कैपिटल, और इसके वर्सेस जिसको पढ़ना है वो ह्यूमन कैपिटल है। रियल कैपिटल मतलब जो आप देख सकते हो, इसको टैंजिबल मत बुलाओ,
बिकॉज इसको जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल है। देखो अगर मेरी फर्म है PS एकेडमी, तो मेरे पास मेरा फर्नीचर है, मेरे पास मेरा ऑफिस है, ये सब क्या है? रियल कैपिटल है। मुझे दिख भी रहा है, मैं उसे छू भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, वो टैंजिबल भी बुला सकते हैं आप उसको। बट मेरे जो एम्प्लॉय है या मेरा जो वर्क फोर्स है, मेरे बिहाइंड मेरा जो टीम है, जो बहुत कुछ हैंडल करता है, राइट फ्रॉम टेस्ट सीरीज से लेकर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल तक, ये सब जो हैंडल करता है, क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं भाई। हमको बोलते हैं सर आज एक वीडियो बनाना है, ठीक है बना देते हैं, हम हमारे काम को लग जाते हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया? ये भी मेरे लिए कैपिटल है। बट ये कौन सा कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? इनके स्किल सेट्स, इनकी लॉयल्टी, ये सब। मेरी फर्म की तरफ इनका लॉयल्टी कितना है, स्किल सेट कैसा है इनका, ये सब क्या बन गया? मेरे फर्म का ह्यूमन कैपिटल बन गया। कैन वी फील इट? यस, वी कैन फील इट, बट वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी, वी कैन ओनली फील। शक्ल देख के समझता है क्या एम्प्लॉय की कि वो लॉयल कितना है या वो स्किलफुल कितना है? नहीं। मगर काम देख के तो समझता है ना। तो ये क्या बन गया? ह्यूमन कैपिटल। बट इनके अलावा जो कैपिटल है, इनको क्या बुलाते हैं? रियल कैपिटल। रियल वर्सेस ह्यूमन, समझा? वैसे ही सेम टैंजिबल वर्सेस इनटैंजिबल। अब टैंजिबल में क्या आएगा? सभी रियल आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब जो होता है ये सब क्या आ गया? रियल भी है, ये टैंजिबल भी है, करेक्ट। बट ये जो इनटेंजिबल है उसमें ह्यूमन कैपिटल नहीं आता अभी। इनटेंजिबल में हर वो चीज आती है जो बैलेंस शीट में आपके पास एसेट साइड में दिख रही है, बट आपने उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हो। जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है। आपने किसी साइंटिस्ट की तरफ से फॉर्मूला कुछ खरीदा, तो ये सब रॉयल्टी पे करके दिया आपने, और आपको ये जो भी मिला है एसेट, ये आपका एसेट है, जो आप सिर्फ ऑन पेपर, आपके पास कोई सर्टिफिकेट रह सकता है। पेटेंट्स पेटेंट्स का होता है ना कुछ सर्टिफिकेट, कि भाई ये पेटेंट आपके नाम पर है, तो ये बन गया आपके लिए इनटेंजिबल एसेट। आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, सॉरी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो। इसको क्या बुलाते हैं? इनटेंजिबल। जो अकाउंट्स में पढ़ा था वही है, ये दो टाइप, इंडिविजुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल। तो हर जगह आप देखोगे तो ग्रुप बने हुए दो 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 के, फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग एक साथ पढ़ने का, रियल एंड ह्यूमन एक साथ पढ़ने का, टेंजिबल इंटेंजिबल एक साथ पढ़ने का, इंडिविजुअल एंड सोशल एक साथ पढ़ने का। ब्रैकेट कर दो उधर, ऐसे दो दो के ब्रैकेट कर दो। इंडिविजुअल कैपिटल किसको बोलते हैं? जिसका ओनरशिप इंडिविजुअल के पास है, वो भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्यों ना हो, इंडिविजुअल एक कंपनी है वो, बराबर है। वो भले ही एक LLP फर्म क्यों ना हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो, या एक इंडिविजुअल पर्सन क्यों ना हो, इन सभी के एसेट्स को क्या बुलाएंगे? इंडिविजुअल कैपिटल, अपनी भाषा में प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। और इसके वर्सेस जो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है उसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है, मेट्रोज, रेलवेज, ये सब क्या है? सोशल कैपिटल है, समझे? मेट्रो प्राइवेट मतलब अगर तुम, और अगर सपोज फंडिंग प्राइवेट से आया है और गवर्नमेंट भी है, तो इट इज PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP। बट जनरली क्या होता है, ये जो ब्रिजेस वगैरह, डैम्स वगैरह होते हैं, ये सब ऑब्वियसली गवर्नमेंट खुद ही बनाता है। रोड्स, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं इनके। कैपिटल की बात करेंगे, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैपिटल इज एन inactive factor of production because capital by itself cannot produce, so you write there passive factor. Then it's a human made factor of production, it's not a free gift of nature, समझा क्या? इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट्स अ ह्यूमन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने बनाया। कोई फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर आया था क्या? अर्थ जब बना था तब कैपिटल आ गया था क्या? नहीं ना। देन हाईली मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, हमारा कैपिटल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मूव हो सकता है, करेक्ट है ना? तो इट्स अ हाईली मोबाइल। लेबर मोबाइल है, यस, बट उसकी मोबिलिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू इमोशन,
ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, बराबर ना, उसकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट कैपिटल को तो कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक बिजनेस में अभी है, कोई दूसरे बिजनेस में कल रह सकता है, करेक्ट। कैपिटल कैन इट डिक्रीज, कैन इट इंक्रीज? यस। लैंड कैन इट डिक्रीज, कैन इट इंक्रीज? नो। सप्लाई कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज। जब मैं बिजनेस का पैसा और बढ़ा देता हूँ वो है सप्लाई इंक्रीज होना, मतलब कैपिटल बढ़ना। जब मैं बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ वो हो जाता है डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल हैज वैल्यू, इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट। भैया अगर ह्यूमन मेड नहीं है, मतलब ह्यूमन मेड है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल की वैल्यू है, वो फ्री गिफ्ट नहीं है, करेक्ट। कैपिटल हैज वैल्यू, इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट। नाउ कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? सेविंग करना पड़ा पहले, फिर सेविंग को मोबिलाइज करना पड़ेगा और उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम इन्वेस्ट कर दोगे वो बन जाएगा कैपिटल, करेक्ट। मुझे एक बात बोलो, मेरे फर्म में अगर 2 करोड़ इन्वेस्टेड है, तो क्या 2 करोड़ पूरे मेरी जेब से लगे? हो सकता है ना कि उसमें से 1 करोड़ मैंने लगाया और 1 करोड़ बैंक से लिए। अच्छा, बैंक के पास से जो 1 करोड़ लिए वो किसके थे? वो दूसरे पब्लिक के सेविंग रहेंगे। तुम जैसे लोगों ने कुछ स्मॉल स्मॉल अकाउंट ओपन किए रहेंगे, कुछ एफडी हुआ रहेगा, करेक्ट ना, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, बराबर ना। और ये सब अकाउंट्स जो तुम्हारे हैं, इन, तो देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन मींस व्हेन यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स। बट हाउ डू यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स? फर्स्ट यू हैव टू सेव, देन यू हैव टू मोबिलाइज योर सेविंग, एंड देन फाइनली यू हैव टू इन्वेस्ट। जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सेविंग मेरा ही होना जरूरी है क्या? नहीं, मैं बैंक से भी बोरो कर सकता हूँ, तो सेविंग आपकी रहेगी, बैंक के पास जाएगी और बैंक उसे आगे लोन के तौर पे देगा और मैं उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। याद रखिए, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक अजम्पशन है, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड नेवर बोरोज। हु बोरोज? फर्म। ओनली फर्म बोरोज, या गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज, बट इंडिविजुअल डज नॉट बोरो। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक अजम्पशन है, नेशनल इनकम के वक्त भी काम में आएगा, इसलिए अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए, आपकी सेविंग कौन बोरो करेगा? फर्म या बिजनेस बोरो करेगा? तो बिजनेस बोरो करके क्या करता है? एंटरप्रेन्योर की ये जो बेटी होती है, बेटा होता है, उसकी शादी में खर्च करते हैं क्या? नहीं ना, वो क्या करते हैं? इसे इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट, बराबर है। पढ़िए फॉर्मूला, ये डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है? इट रेफर्स टू इंक्रीमेंट इन द स्टॉक ऑफ रियल गुड्स और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। रियल गुड्स, कैपिटल गुड्स किसके लिए यूज होते हैं? प्रोड्यूसर उसे बाय करता है और उसे यूज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। रियल गुड्स का एग्जांपल हो सकता है रॉ मटेरियल स्टॉक, लिखिए उधर, स्टॉक ऑफ रियल गुड्स के वहां पर लिखिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी वगैरह। तो रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये डिमांड करने वाले लोग कौन है? प्रोड्यूसर्स है। और ये लोग क्या करते हैं? इन गुड्स को बाय करके और प्रोडक्शन करते हैं आगे, करेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग्स कैसे निकलेगा हमने बोला? इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस टैक्सेस विल गिव यू savings. Income minus taxes gives you disposable income, and disposable income minus consumption gives you savings. There is something called as transfer receipt also, you know. क्या बोलते हैं? ट्रांसफर रिसीट मतलब क्या? गवर्नमेंट से मिला हुआ फ्री का पैसा, फ्री का इनकम, लाइक स्कॉलरशिप, लाइक डोनेशन, अलाउंसेस, जो गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है। पेंशन, वही अलाउंस, वही हो गया पेंशन। हाँ, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, ये सब क्या है? फ्री में मिला हुआ पैसा, ट्रांसफर रिसीट। ये क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और टैक्सेस क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो मुझे दे रहा है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। समझे?
Next, entrepreneur as a factor of production. Who is entrepreneur as a factor of production now? He organizes, matlab collects all the factors of production, coordinates between them. He is called as entrepreneur. Is he important factor? Very important factor. Can we say without him production is not possible? Yes, because coordination कैसा होगा ना सभी factors का. तो entrepreneur is the most important factor of production. Without entrepreneur, production is not possible. Entrepreneur can be a person, can be a group of person also. Okay? एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस इंडिविजुअल बिजनेस भी बन सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, या तो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन भी हो सकता है ना. तो अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु नंबर वन collects the factors of production in right proportion. What is the meaning of right proportion? कम ज्यादा नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए. करेक्ट. देन नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन देम. क्या कनेक्शन जोड़ना, मतलब कोई तार जोड़ना होता है, कोई वायर जोड़ना होता है क्या? कोऑर्डिनेट करना होता है. कभी ऐसा हो कि फैक्ट्री में लेबर आ गए मगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. कभी ऐसा हो गया कि लेबर इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल खत्म हो गया. आज रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो लेबर को लगा छुट्टी है. ऐसा करेंगे तो फैक्ट्री चल पाएगा क्या? नहीं ना. तो इन सब का कोऑर्डिनेशन कौन देखेगा? एंटरप्रेन्योर देखेगा. He establishes connection between them. He initiates the business enterprise. Initiate मतलब क्या? Start. तो क्या हो रहा, बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन ही है. तो इसके बगैर बिजनेस चल ही कैसे सकता है ना, ऑफ कोर्स. देन ही bears the risk or uncertainty in the business. You know there are two types of risk in the business. Insurable, non-insurable. कौन सा? इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल. तो मेरा क्वेश्चन ये कि एंटरप्रेन्योर कौन सा रिस्क बेयर करता है? इंश्योरेबल या नॉन इंश्योरेबल या दोनों? नॉन इंश्योरेबल बेयर करता है वो. मुझे एक बात बोलो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपकी बड़ी फैक्ट्री है या कुछ जो भी बिजनेस है, उसके अंदर दो टाइप के रिस्क है. एक है आग लग जाना, थेफ्ट हो जाना. ये रिस्क आप क्यों बेयर करोगे भाई? आप सीधा सीधा प्रीमियम दे दोगे और बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी तू देख, कल जाके कुछ भी हुआ तो पैसा हम तेरे से लेंगे क्योंकि हम प्रीमियम तेरे को दे रहे हैं. और तुम लेते हो नॉन इंश्योरेबल रिस्क. नॉन इंश्योरेबल रिस्क कौन सी होती है? जिसका इंश्योरेंस नहीं निकल सकता, जैसे कि सेल्स डाउन हो जाना, प्रॉफिट्स डाउन हो जाना, ये सब रिस्क है. टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना. आपने जस्ट कल मशीनरी खरीदा और आज न्यूज में आ गया कि इससे एडवांस्ड वर्जन आ चुका है. लग गई बराबर ना, बिजनेस की लग जाएगी. और ऑब्वियसली आपका बिजनेस का वो जो टेक्नोलॉजी था, जो आज तक का अपडेटेड टेक्नोलॉजी आप बोलते थे, वो आउटडेटेड बन गया क्योंकि उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई. पेजर्स मालूम है आपको, उसके साथ एग्जैक्टली यही हुआ था. पेजर्स नाम की एक चीज हुआ करती थी जिसमें एसएमएस होते थे सिर्फ. बस लिमिटेड वर्ड्स एसएमएस के थ्रू वन पर्सन अनदर पर्सन को भेज सकता था. मोबाइल नहीं था, तब का जमाने की बात है. पेजर्स आया, लोगों को लगा वाह चमत्कार है, मतलब कहीं से भी कोई भी मैसेज किसी को भी भेज पा रहा है. मोबाइल फोन तो नहीं थे, मगर उसके कुछ महीनों में मोबाइल फोन का इन्वेंशन हो गया. तो पेजर कितनी जल्दी आउटडेटेड हो गया. और मोबाइल फोन में एसएमएस भी होता है. तो इसका मतलब पेजर को कंप्लीटली उसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. आज के जमाने में पेजर्स वही लोग यूज करते हैं जहां पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, बट जरूरी है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन. जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, डिफेंस एरियाज है, यहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. बट वहां पर एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं पेजर्स. समझे? मेक इनोवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है मेकिंग इनोवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. करेक्ट. अकॉर्डिंग टू स्कम्पीटर. स्कम्पीटर भी एक इकोनॉमिस्ट है जो इनोवेशन के फैन है. जहां वर्ड इनोवेशन आया गिवन बाय स्कम्पीटर ही रहेगा आपके सिलेबस में. जहां पर भी, जैसे कि बिजनेस साइकिल, वहां पर भी इनोवेशन की वजह से बिजनेस साइकिल होता है. ये बोलने वाले कौन है? स्कम्पीटर. एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन फंक्शन है इनोवेशन. कौन बोलता है? स्कम्पीटर. बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है? करेक्ट.
बस तुम एक बात समझ लो, सपोज तुम्हारे पापा या मम्मी बिजनेस सेट किए, तुमने वो बिजनेस को संभाला और तुमने आगे तुम्हारे बच्चों को पास ऑन कर दिया, या नहीं भी किया, तुमने संभाल लिया, तो ये था बिजनेसमैन। बट वो बिजनेस करते थे एक सर्टेन लेवल पे, और तुमने उसके अंदर इनोवेशंस लाए, कुछ नए टेक्नोलॉजीज लाए, कुछ नए चीजें लाए जो पहले वो नहीं करते थे, बट आप वो कर रहे हो जिसके ऑब्वियसली फायदा होना चाहिए, है ना? तो इसको बुलाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। समझे? जैसे कि आपको पता है ये चितले बंधु, तो इन्होंने एक बिजनेस सेट किया बहुत अच्छा, बट आने वाली जनरेशन ने उसको एक्सपांड कितने तेजी से किया अभी, तो उन्होंने क्या यूज किया? इनोवेशन। तो वो क्या बन गए? एंटरप्रेन्योर। समझे? बट अगर आपने कोई एक्सपेंशन नहीं किया, आप जैसे चल रहे थे वैसे ही, आमची कुठेही शाखा नहीं है, ऐसे बोर्ड डाल के बैठ गए, राइट, कॅरी बॅग इथं भेटणार नहीं, राइट, ऐसे सब रिजिड पॉलिसीज बोलते हैं जिसको, जो बिजनेस के एंगल से सही नहीं है, तो वो क्या बन गया फिर? आप बिजनेसमैन बन के रह गए सिर्फ। अर्न्स प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है, जो इनोवेशन वो कर रहा है, जो भी कोऑर्डिनेशन वो कर रहा है, जो भी फंक्शंस वो निभा रहा है, बदले में उसके जो मिल रहा है उसको वो बोलते हैं प्रॉफिट। एंड आप बोलोगे सर लॉस भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नेगेटिव प्रॉफिट को ही लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव प्रॉफिट इज कॉल्ड एज लॉस। अंडरस्टूड? उसका रिवॉर्ड पॉजिटिव प्रॉफिट है, मगर उसका रिवॉर्ड नेगेटिव प्रॉफिट नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो कर रहा है उसका रिवॉर्ड उसका पॉजिटिव प्रॉफिट है। एंड प्रॉफिट क्या होता है? एक रेसिड्यूरी इनकम होता है। क्या होता है बोलो? रेसिड्यूरी इनकम मतलब क्या? सबको पे करने के बाद जो बचा वो एंटरप्रेन्योर का है। कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन नाम सुना आपने? आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा एक पन्ना दिया है, उतने से पन्ने में जो पार्ट लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन एस्टेब्लिशेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, कैपिटल एंड लेबर। आउटपुट, कैपिटल एंड लेबर। मुझे एक बात बोलो, फंक्शन जब होता है ना फंक्शन, तो उसको कुछ ऐसा लिखते हैं ना, एक लेफ्ट साइड और एक कुछ राइट साइड, करेक्ट? याद आया? तो ये क्या बन गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये चीजें क्या बन गई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल ऑफ यू लिख दो उधर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक आउटपुट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैपिटल एंड लेबर दोनों को मिलाकर एक कॉमन वर्ड है इनपुट। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट। तो ये क्या बन गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आप फ्रीली किसको चेंज करते हो? इनपुट को। डिपेंडेंटली क्या चेंज होता है? आउटपुट। डू यू एग्री? बराबर है? अब सुनो, कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन बोलता है आउटपुट इज इक्वल टू के इंटू एल रेज टू ए इंटू सी रेज टू 1 - a। देखा रहेगा आपने ये फंक्शन? व्हाट इज एल हियर? लेबर। व्हाट इज सी हियर? कैपिटल। व्हाट इज क्यू हियर? आउटपुट। बराबर है? वो के और ए जो है ना, वो दोनों कांस्टेंट नंबर्स है, जिसमें से ए की वैल्यू कॉमन सेंस है कि लेस देन 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 1 में से माइनस हो रहा है ना, 1 - a बोल रहे हैं अपन, और अगर a की वैल्यू अपन ने 1.5 रख दी तो नेगेटिव 0.5 हो जाएगा वो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं चलेगा, अपने को नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो अपन क्या बोल रहे हैं? a की वैल्यू रख दो 1 से कम, और k जो है वो कांस्टेंट नंबर है जिसकी जनरली वैल्यू 1 अज्यूम रहती है। ठीक है? ध्यान से समझो, शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ताकि इसको आप याद भी रख सको अच्छे से और आपको समझ भी जाए। अकॉर्डिंग टू कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन, your 75% of output is due to labor, only 25% is due to capital। पहले बोलिए मुझे, कितने इनपुट कंसिडर किया अपन ने? 2, लेबर एंड कैपिटल। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है वो? लेबर को। क्यों दे रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंस लेबर को? बिकॉज लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बोल रहा है तुम्हारे बिजनेस में जो भी तुम लेबर डालते हो ना, उससे भैया 75% आउटपुट प्रोड्यूस होता है। आउटपुट प्रोड्यूस करने के पीछे जो यू कैन से जिसको क्रेडिट देना चाहिए ज्यादा, वो लेबर है। और सिर्फ कैपिटल को क्रेडिट देना चाहिए आपने कितना? 25%।
पॉइंट नंबर क्लियर? अभी सुनो, ये 75 कैसे आया, 25 कैसे आया, इसके पीछे मत जाओ। ये मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसको इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो उसमें जाना आप। एज ऑफ नाउ समझ जाना कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इन्होंने क्या किया, 75-25 का रेशियो निकाला, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, 75% लेबर को, बिकॉज वो एक्टिव है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन हो गया उसका। एंड 25% मतलब कम इंपॉर्टेंस किसको दिया, कैपिटल को, क्योंकि वो इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आर यू क्लियर? हाँ, ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला 75, मतलब आउटपुट जो है वो 75% लेबर प्रोड्यूस करता है। ये बोल रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस लेबर को दो। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंटेंसिव यूनिट है तुम्हारा, फिर भी लेबर को स्टार्ट ऑफ ऑन ये सब करना ही पड़ता है। तो ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर कभी भी रहेगा। एंड इन्होंने कभी लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव को डिस्टिंग्विश नहीं किया, इन्होंने नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टडी किया। और ये कॉब और डुगलस, ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने मिलकर ये थ्योरी बनाई कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। इन्होंने बोला 75% आउटपुट ड्यू टू लेबर है, 25% ड्यू टू कैपिटल है। तो 2 मिनट के लिए वो जो ए की वैल्यू है ना, वो वैसे भी एल रेस टू ए लिखा है, मतलब लेबर रेस टू ए है, तो लेबर की वो जो रेस टू ए वाली वैल्यू है वो 0.75 कंसिडर कर लो आप। ए का वैल्यू कितना बोल रहा हूं मैं, लेस देन 1 लेना था अपने को, कितना लेने बोल रहा हूं मैं, 0.75। तो सी का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 - 0.75 मतलब 0.25। इससे इंडिकेट क्या हुआ, 75% आउटपुट ड्यू टू लेबर एंड 25% ड्यू टू कैपिटल। क्लियर? और ये जो के है, के इसकी वैल्यू ये लोग 1 अज्यूम करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोल रहे हैं। देखो लिखा है, इट शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, बराबर है कि नहीं? इट शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट है तो जितना इनपुट में डालूंगा इनटू 1 करेंगे तो आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस होगा। ध्यान से सुना, अभी यहां पे एक और कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इनपुट डाल रहा हूं 10% मगर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 20%, के की वैल्यू 2 टाइम्स है, उस वक्त आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है, क्योंकि जितना इनपुट तुमने डाला उससे ज्यादा तुमको आउटपुट मिला। आर यू जेपिंग? समझ रहा है अच्छे से? अगर सपोज के की वैल्यू 0.5 होती तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता है, क्योंकि इनपुट डालते आप 10%, इंटू 0.5 होके आउटपुट प्रोड्यूस होता 5%। झेपा क्या? अगर इनपुट ज्यादा डाल रहे हो आउटपुट कम मिल रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इनपुट कम डाल रहे हो आउटपुट ज्यादा मिल रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट मिला तो कांस्टेंट। तो भैया ये कांस्टेंट अगर अज्यूम कर रहा है इसका मतलब ये के की वैल्यू कितना ले रहा है, 1। जेपा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, आपके लेटेस्ट मॉड्यूल देख के आपको यहाँ पर पेज नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, आपके नोट्स में मैंने ब्लैंक छोड़ा रहेगा, देखो छोड़ा है। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायग्राम जहां पे आपके आईसीआई मॉड्यूल में ना, उसका पेज नंबर रेफरेंस के लिए डालना है इधर। ठीक है, कल मुझे बता देना, आप घर में जाके देख लेना, कल मुझे बता देना, मैं यहाँ पर डिक्टेट भी कर दूंगा आपको। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक्स एक्सिस पर क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वाई एक्सिस पर आपका आउटपुट है। ध्यान से समझो, आपके पास 2 यूनिट्स है, एक प्रोडक्शन एनालिसिस और एक कॉस्ट एनालिसिस, बराबर? जब आप बोलते हो प्रोडक्शन एनालिसिस तो आप इनपुट चेंज करके आउटपुट को स्टडी कर रहे हो। रिपीट, इनपुट चेंज करके आउटपुट को स्टडी कर रहे हो। बट जब आप कॉस्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो आप आउटपुट को चेंज कर कर कॉस्ट को स्टडी करोगे। रिलेशनशिप समझिए आपको? जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं तो क्या चेंज हो रहा है, आउटपुट। अगर मैं आउटपुट चेंज कर रहा हूं तो क्या स्टेट चेंज हो रहा है, कॉस्ट। समझा? तो यहां पर एक्स एक्सिस पे इनपुट्स आएंगे, वाई एक्सिस पर आउटपुट आएगा, बट कॉस्ट एनालिसिस में वाई एक्स एक्सिस पर आउटपुट आएगा और वाई एक्सिस पे कॉस्ट आएगा। एवरीवन क्लियर?
प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आप बोल सकते हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है? लेबर। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, तो उसको वैरी करना पड़ेगा ना। सी, मैं यहां पर क्या चेंज कर रहा हूं? इनपुट। और मैं क्या स्टडी कर रहा हूं? आउटपुट। तो मुझे वो फैक्टर चेंज करना पड़ेगा जो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। क्योंकि पैसिव फैक्टर चेंज करने से क्या होगा? आउटपुट चेंज होगा ही नहीं। तो काहे का आउटपुट स्टडी किया आपने फिर? आउटपुट को चेंज करने के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? एक्टिव फैक्टर। मेरा एक्टिव फैक्टर कौन है? लेबर। तो मुझे लेबर चेंज करना पड़ेगा। और वैसे भी याद रखिए, सबसे इजीली चेंज होने वाला फैक्टर लेबर एंड कैपिटल होता है, और सबसे हार्ड चेंज होने वाला फैक्टर लास्ट में जो चेंज होता है वो होता है लैंड, क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी लिमिटेड होता है। करेक्ट। सबसे फास्टेस्ट वेरिंग होता है लेबर, सबसे लास्ट वेरी होता है लैंड। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर स्टार्टिंग में मैं इनपुट डालता हूं, मतलब लेबर डालता हूं, वेरिएबल फैक्टर, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर के आगे लिख दो ब्रैकेट में लेबर। तो मैं लेबर डालता हूं कुछ यूनिट्स, तो मुझे स्टार्टिंग में क्या होगा? उससे ज्यादा का आउटपुट मिलेगा। जितना मैं इनपुट डाल रहा हूं उससे ज्यादा का आउटपुट मिलेगा मुझे स्टार्टिंग में। मतलब मैंने थोड़ा ही लेबर डाला बट मेरा आउटपुट फटाक से बढ़ा। बट सेकेंड स्टेज में जाने के बाद मेरा आउटपुट बढ़ेगा, मैं और लेबर डालूंगा, मेरा आउटपुट बढ़ेगा, बट बढ़ने का स्पीड कम हो जाएगा। थर्ड स्टेज में जब मैं लेबर डालूंगा तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं, कम होगा। करेक्ट। इसके पीछे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, बट मैं वो जानबूझ के नहीं दे रहा हूं बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। तो आपको एमसीक्यू के एंगल से मैं समझा रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको समझना है। तो सबसे पहले शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है ये आपका एपी कर्व होता है, ये आपका एमपी कर्व होता है, और ये आपका टीपी कर्व होता है। फॉर नो रीजन आईसीआई ने इतने अच्छे डायग्राम को भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम ऐसा नहीं है आपके आईसीआई मॉड्यूल में। आपके आईसीआई मॉड्यूल में इसको बहुत ही अजीब बना दिया है, जो कि इलॉजिकल है। अभी भी लॉजिक यहां से ही बैठता है। अच्छा, हाइट ऑफ इट, इन्होंने डायग्राम चेंज किया मगर नीचे का एक्सप्लेनेशन पूरा इसका है। ठीक है, वी आर गोइंग एट ए ग्लोबल लेवल, आईसीआई सिलेबस। तो इसके 3 स्टेजेस होते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नॉट स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि यहां पर आप चारों फैक्टर नहीं चेंज कर रहे हैं, एक फैक्टर चेंज कर रहे हैं। ओके, इसीलिए तो वाई एक्सिस पे ऑल फैक्टर्स नहीं लिखा है। वाई एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस पर ऑल फैक्टर्स नहीं लिखा है। क्या लिखा है? वेरिएबल फैक्टर का प्रपोर्शन चेंज कर रहे हैं आप। ओके, तो फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और लास्ट स्टेज है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, ध्यान से समझो, सिर्फ टीपी कर्व पर फोकस करो पहले। टीपी, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और जरा ध्यान दो कि यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एमपी जहां पे हाईएस्ट है वहां से वो लाइन ड्रॉ हुई है टीपी पर। करेक्ट, और उसको बुलाया हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ मुद्दे की बात यह है कि जहां पे आपने लेबर को बढ़ाया तो आपका आउटपुट फास्ट रेट से बढ़ा, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक ही बढ़ा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वो बढ़ रहा है क्या? यस, बट बढ़ने का स्पीड स्लाइटली कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, स्लाइटली कम हुआ है। ओके, जब आपका एमपी आपके एपी से नीचे चला जाता है तो आपका ये बढ़ने का स्पीड और भी कम हो गया। अभी भी बढ़ रहा है बट सच में बहुत ही कम रेट से बढ़ रहा है। करेक्ट, ये ऐसा लाइन है, यहां तक हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, आपके नोट्स में भी करेक्शन कर लो, ये कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए। आपके नोट्स में करेक्शन करो। सेकेंड स्टेज में भी आपका टीपी बढ़ेगा, कंटिन्यूसली बढ़ेगा, बट बहुत ही कम स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पे एमपी 0 है, वहां पे टीपी हाईएस्ट है। और थर्ड स्टेज में आपका एमपी बढ़ रहा है या घट रहा है? सॉरी, टीपी, टीपी कब घट रहा है? बराबर है, क्योंकि एमपी जो है वो नेगेटिव चला गया।
इस पूरे प्रोसेस में एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं गया, कभी जीरो नहीं गया। करेक्ट। एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस नहीं, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस में अपन ने एमपी मार्केट प्राइस बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरे सिलेबस में एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ मगर? नहीं नहीं, मतलब ऐसा पूरा डायग्राम ऐसा क्यों बना? ये डायग्राम ऐसा क्यों बना? और कोई? और कोई आंसर? ऐसा डायग्राम क्यों आया है? प्रोडक्शन स्टार्ट किया। वो तब नहीं कम हो रहा है, उससे पहले ही कम हो रहा है वो। मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है। आप ही के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। एक फैक्ट्री हमारा, ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री का लैंड। ओके। फैक्ट्री बिल्डिंग। करेक्ट। कितने फैक्टर्स आ गए हमारे पास? कितने फैक्टर्स आ गए अभी तक? कितने फैक्टर्स आ गए? तीन। लैंड है, फैक्ट्री खड़ी होगी, अंदर मशीनरी दिख नहीं रही तुमको। अब फैक्ट्री भी तो खड़ी हो गई, तो उसका भी तो पैसा लगा होगा ना, कैपिटल भी आ गया, और अंदर एंटरप्रेन्योर है भाई, तो हो गया तीनों फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स आ गए, इन तीनों को रख दो कांस्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन फैक्टर्स अपन कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। कौन से तीन? लैंड, लेबर, लेबर नहीं, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और अब वेरिएबल फैक्टर डालना है, कौन सा? लेबर। ठीक है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए मान लीजिए 10 लेबर की जरूरत है, जहां पे आपका 1000 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फुल कैपेसिटी। ओके। आपने इस फैक्ट्री में भेजा पहला लेबर, ऐसे कर करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा भेजा। ठीक है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 10 लेबर की जरूरत है। आपने स्टार्टिंग में सिर्फ 5 को भेजा। कितने? 5 लेबर को। चाओ भाई, तुमको फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी हैंडल करनी है, इस आउटपुट लेवल को तुम्हें 1000 तक पहुंचाना है। हाउस द जोश, ये बोले हाय सर, है ना? करोगे क्या? हाँ सर। राइट। पूरा फैक्ट्री में 10 लेबर का काम 5 लोग कर सकते क्या? मगर ट्राई तो करेंगे ना। कहां तक पहुंच पाएंगे ये लोग? 600, 500 क्यों? वो तो 5 लोग हैं, तो वैसे भी 500 का प्रोडक्शन तो होने वाला था, बट उनको बोला गया था 10 लोगों का काम करना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा काम करेंगे वो, पूरी कोशिश लगाएंगे, जी जान लगा देंगे। और इन्होंने 5 लेबर के वक्त ही ऑलमोस्ट 5 लोगों के वक्त कितना प्रोडक्शन कर दिया? 600 सपोज। ठीक है। अब इसके बाद आपने और 5 ऐड किए लेबर को। ठीक है। और अगले 5 ने क्या किया? आउटपुट को 400 से बढ़ाया, और कहां तक पहुंच गए? 1000 तक बढ़ गए। करेक्ट, ऑल ऑफ यू। नाउ
इसके आगे अपन बोल रहे कि और 5 को डालते हैं अपन, जरूरत है क्या? मगर अपन बोल रहे नहीं, फिर और 5। अब ये 5 क्या करेंगे? आउटपुट कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनफैक्ट जो फ्लो परफेक्ट चल रहा था उसको डिस्टर्ब करेंगे। अबंडेंस ऑफ रिसोर्स इज ऑल्सो प्रॉब्लम। रिसोर्सेज ज्यादा रहना ये भी प्रॉब्लम है। बोलते ना अति तिथे माती, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। तो ये जो +5 है ना, इन्होंने क्या कर दिया मालूम है क्या? आउटपुट 200 से कम कर दिया, और अब आउटपुट आपका कहां पे आ गया? 800 पे। सर ये कम क्यों करेंगे सर? क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है, बट बीच में पचर पचर पचर, राइट? क्या होगा? एक फ्लो चल रहा था उसको डिस्टर्ब हो रहा है, और रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, तो आउटपुट बढ़ने की जगह कम हो रहा है। समझे? अब इसी को आप टीपी कर्व को अगर आप अच्छे से रिलेट करके देखोगे, सिर्फ टीपी पर ध्यान दो, तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट स्टेज में टीपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 600 तक पहुंच गया। इधर कहां तक पहुंच गए हम लोग? अपने एग्जांपल में 600 तक पहुंच गए। अब इसके अंदर तुमने लेबर डाले 5 और आउटपुट पहुंचा 600 तक। अब यहां पर डाले अगले 5 और आउटपुट यहां पर हो गया 1000, करेक्ट? और 400 ऐड हो गए, मतलब करेक्ट। और उसके बाद आपने डाले अगले 5, तो यहां पर आउटपुट हो गया 800। कुछ समझा टीपी का बिहेवियर? करेक्ट? यहां तक समझ गया? नाउ व्हाट इज एमपी एंड एपी? ध्यान से सुनो, एमपी एपी। तो एपी इज नथिंग बट टीपी डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, वेरिएबल इनपुट। समझा कि नहीं? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं था बोलना, क्वांटिटी ऑफ लेबर बोलना इंपॉर्टेंट था। तो इससे क्या समझा आपको? पर लेबर आउटपुट। क्या समझा बोलो? पर लेबर आपका आउटपुट। समझे? व्हाट इज एमपी? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1, जो अपन पहले से देख रहे। तो कैन वी से वो अगले लेबर का प्रोडक्टिविटी है, अगले लेबर का प्रोडक्टिविटी है वो, राइट? फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कि अगले लेबर का प्रोडक्टिविटी फटाफट 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 बढ़ के हाईएस्ट पहुंच गया। अब इसके बाद वो बढ़ने की जगह गिर रहा है। इनफैक्ट एमपी इज द ओनली कर्व विच इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन इन द फर्स्ट स्टेज। ठीक है एवरीवन? आपका एमपी जहां हाईएस्ट पहुंचा था वहां पर क्या आता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। टेक्निकली स्पीकिंग वहीं तक आपका आउटपुट फास्ट रेट से ग्रो रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद आपका आउटपुट बढ़ रहा है, बट स्लाइटली कम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है? और सेकंड स्टेज में तो वो और भी कम रेट से गिर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब सॉरी, और कम रेट से बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपना सेकंड स्टेज का नाम क्या आ गया? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज आपका आउटपुट बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। फर्स्ट स्टेज में आपका आउटपुट बढ़ रहा है बट इंक्रीजिंग रेट से। थर्ड स्टेज में आपका आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा है, घट रहा है, इसलिए नेगेटिव रिटर्न्स। पॉइंट्स क्लियर हो रहे? नाउ जहां एमपी गिरा वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब इफेक्ट आ गया। एमपी गिरना मतलब क्या? अगले लेबर का प्रोडक्टिविटी पिछले से कम होना। डू यू एग्री? तो उससे आउटपुट बढ़ेगा क्या? यस, बट बढ़ने का स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। करेक्ट? और वहां तक आपका एपी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, उसका हाईएस्ट पॉइंट रीच करेगा। एवरीवन? और उसके बाद क्या होगा? आपका एमपी एपी से भी नीचे आ गया, मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है क्या? नहीं, घट रहा है, और वो भी एवरेज से भी कम हो गया। वो एवरेज से भी कम हो गया वो, तो ऑब्वियसली आपका टीपी बढ़ेगा, बट बहुत ही कम रेट से बढ़ेगा। कैन यू सी द इंपैक्ट ऑफ दिस थिंग इन द टीपी? कैन यू रिलेट इसका इंपैक्ट टीपी पे कैसे हो रहा है? एंड थर्ड स्टेज में तो आपका एमपी नेगेटिव चला गया, तो आपका टीपी तो फॉल होने वाला है बढ़ने की जगह, और आपका एपी जो है वो फर्दर फॉलिंग है। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकल एग्जांपल लेके समझोगे तो एकदम इजीली समझ जाएगा कि आपका एमपी अगर फर्स्ट स्टेज में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, तो क्या हो रहा है?
जस्ट इमेजिन करो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका 10th का स्कोर क्या है। इसने बोला 80%, उसने बोला 85, उसने बोला 90, उसने बोला 95। तो अब क्या हो रहा है, अगला स्टूडेंट का स्कोर पिछले से ज्यादा आ रहा है। कैन वी से मार्जिनल वाला पार्ट बढ़ रहा है। तो अगर मैं धीरे धीरे इनका एवरेज लेना चालू करूं तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा ना। सपोज इसका एवरेज 80 है, इन दोनों का एवरेज 82.5 है, इन तीनों का एवरेज सपोज 84.9 आ रहा है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। चारों का एवरेज क्या आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उसका स्कोर तो इन तीनों से ज्यादा है और उसके अगले का स्कोर तो इन चारों से ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, जब जब एमपी बढ़ रहा है तब तब एपी बढ़ रहा है। कैन यू सी हियर, हो रहा है क्या ऐसे। ठीक है, अब सुनो, अगला स्कोर जो बोला ना किसी ने, वो कम बोला। ठीक है, सपोज 95 तक पहुंच गए थे अपन। अब उसको पूछा अपन तुम्हारा स्कोर क्या है, तो उसने 92 बोला। 95 से 92 क्या है, कम है। मगर इनका एवरेज अगर सपोज 86 पर रहेगा, तो क्या 86 से भी कम है क्या, नहीं ना। तो ध्यान से सुनो, जब एमपी गिरता है तो एवरेज गिरता नहीं है, बढ़ता है। बढ़ता है, मगर रेट छोड़ दो 2 मिनट के लिए, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। अगला स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या बेटा, मिताली का स्कोर अगर 92 है, तो मुझे बोले इन सब का एवरेज 86 है, तो मिताली का स्कोर 92 की वजह से एवरेज बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है, प्रिया। प्रिया से मिताली का स्कोर कम है या ज्यादा है, प्रिया से मिताली का स्कोर क्या है, कम है। पिछले स्टूडेंट ने 95 बोला था भाई, मिताली ने 92 बोला है। तो इसका मतलब मार्जिनल क्या हो रहा है, गिरा। अगले स्टूडेंट का स्कोर क्या हुआ, गिरा। मगर एवरेज गिरा या बढ़ा, बढ़ा। क्यों बढ़ा, सोच के बोलो। करेक्ट, ये जो एवरेज 86 था ना, मिताली का स्कोर 92 था, इसलिए एवरेज बढ़ा। करेक्ट, ऑल ऑफ यू। अगला स्टूडेंट, आपका नाम बोलिए मैडम। प्राची। मिताली के बाद प्राची को पूछा अपन ने, मिताली तक एवरेज किधर पहुंच गया मानो मैं अभी, 86 से मिताली का स्कोर ऐड करके एवरेज करने पे 88 हो गया सपोज। अब प्राची का स्कोर आया सपोज 85। ठीक है, अब बोलो मिताली से प्राची का स्कोर कम है या ज्यादा है, कम है। मार्जिनल फॉर हो रहा है, यस और नो, यस। एवरेज से नीचे आ गया क्या, यस, क्योंकि एवरेज 88 था और प्राची का स्कोर कितना बोला अपने, 85। तो जब एवरेज से नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब कैन वी से हम इस जोन में एंटर कर चुके अभी। आपको समझ रहा है क्या। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अपन ने मिस किया। सपोज इन सब का एवरेज मिताली के बाद 88 आया और प्राची ने अगला स्कोर 88 बोला, तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो ये पॉइंट रहेगा। समझे क्या कुछ। और अगर प्राची का स्कोर उससे कम रहेगा तो उस दे जाएगा फिर। करेक्ट एवरीबॉडी। ऐसे कर करके एवरेज अब क्या होते जाएगा, अगला स्कोर। तुम्हारा नाम क्या, यश। यश का स्कोर है 70% सपोज। 70 कम नहीं होता भाई, नहीं नहीं जो भी है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा 70 था भाई 10th में, 10th में स्कोर मेरा 70 था। तुम तो हंस रहे हो यार, 70 वाले पे हंसते नहीं यार, क्योंकि 70 वाले भी सीए बनते हैं। हाँ ठीक है। तो सपोज यश ना, यश का स्कोर जो है 70% आया। एवरेज ना, एवरेज सुनो सुनो, एवरेज अभी तक 82 पे आ गया है, बिकॉज प्राची का स्कोर कम था तो एवरेज थोड़ा नीचे खसका। सपोज 82 पे आया, एग्जाम्पल ले रहे अपन, कैलकुलेट मत करते बैठना। अब यश का स्कोर 70 आया, तो इससे एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैन यू एग्जैक्टली रिलेट दिस, कैसा हो रहा होगा कि अगला लेबर का अगर प्रोडक्शन पिछले से कम है, तो एवरेज प्रोडक्शन कम हो रहा है। करेक्ट। अब मुझे एक बात बोलो, कितना भी अगला स्टूडेंट का स्कोर कम होने दो, एवरेज कभी जीरो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों होगा ना, समझा कुछ। इसलिए एपी कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। करेक्ट। अगले स्टूडेंट ने बोला, सपोज तुम्हारा नाम क्या है, हाँ शौनक ना। शौनक बोलता है मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो उसका स्कोर जीरो है।
मुझे एक बात बोलो, उसका स्कोर अगर 0 है तो उस केस में मार्जिनल 0 पहुंच गया है, तो एवरेज तो और भी जल्दी नीचे आ गया ना। उसके 0 की वजह से क्या हुआ, +0 डिवाइडेड बाय 1 हो गया ना, और नंबर ऑफ यूनिट्स और बढ़ गए ना 1 से, तो एवरेज फॉलो। समझे? अगला स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? मंथन ने बोला सर नेगेटिव मार्किंग से मेरा स्कोर -10 है, नेगेटिव मार्किंग से मेरा स्कोर -10 है। अब बोलो, मंथन ने अगर ऐसा बोला तो मंथन के स्कोर की वजह से एवरेज नेगेटिव जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एवरेज नीचे जाएगा मगर नेगेटिव नहीं जाएगा। तो कैन यू सी दैट ऑल्सो? एंड वेन एवर यू टुक एवरेज इट वॉज टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, सो टोटल प्रोडक्ट ऊपर है, तो वो बढ़ रहा है। मंथन के स्कोर के वक्त वो घटा। कैन यू सी दैट? क्यों घटेगा सर मंथन के स्कोर के वक्त? क्योंकि उसका -10 है ना, तो एनी नंबर +-10 बोलेंगे तो -10 हो जाएगा वो। करेक्ट? पूरा डायग्राम समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कितने स्टेजेस होते हैं? 3। अब मुझे एक बात बोलो, थोड़ा इसके ऑब्जर्वेशंस में आपको बताता हूं, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है इसके? ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज TP increases at increasing rate up to the point of inflection. After that it increases with slightly diminishing rate. बोलो एक बार, slightly diminishing rate. Correct? Then MP is the only curve which increases, reaches its highest point and starts falling down during the first stage. फर्स्ट स्टेज में अगर कोई कर्व मतलब नीचे आ रहा है तो वो सिर्फ MP कर्व है, क्योंकि देखो AP कर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। करेक्ट एवरीवन? तो AP कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है और वो हाईएस्ट पॉइंट पे टच हो जाता है। फर्स्ट स्टेज एंड वेयर MP कर्व कट्स द AP कर्व फ्रॉम अबव एट AP's हाईएस्ट, एट AP's हाईएस्ट। डोंट वरी, आई विल डिक्टेट। ठीक है? सेकेंड स्टेज का ऑब्जर्वेशन, TP इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। आप ऐसा बोल सकते हो फर्दर डिमिनिशिंग रेट। क्या बोल सकते हो? फर्दर डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ रहा है बट बढ़ने का स्पीड कुछ ज्यादा ही घट गया। समझा? देन AP and MP both falls, but now MP is below AP. MP is below AP. क्लियर? फर्स्ट स्टेज क्या था समझा? सेकेंड स्टेज क्या था समझा? सेकेंड स्टेज एंड्स वेयर MP is 0 and TP is highest. Correct? During the third stage, all the 3 curves falls, but MP again is the only curve which becomes negative. These are the observations of law of variable proportion. फर्स्ट स्टेज का एंड होता है, देख के बोलोगे, विदाउट देख के बोलो। इधर मेरे तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ मत देखो। When MP curve cuts the AP curve from above at AP's highest. ओके? फर्स्ट स्टेज वहां एंड होता है। सेकेंड स्टेज का एंड होता है MP is 0, TP is highest. थर्ड स्टेज में क्या होता है? तीनों नीचे आते हैं बट MP नेगेटिव चला गया। क्लियर? राइट देयर। Observations about law of variable proportion. नंबर 1, ये फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। लिख सकते हो आप चाहिए तो, फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1। स्टेज 1, TP increases
at an increasing rate up to the point of inflection इन्फ्लेक्शन ऐसे भी लिखते हैं, इन्फ्लेक्शन ऐसे भी लिखा जाता है, दे आर कंफ्यूज्ड, दे यूज एनीथिंग, ठीक है। तो वॉट एवर इट इज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने इधर भी लिखा, देखो मैंने यहाँ पर, ये इन्फ्लेक्शन XION है, बराबर, और ये भी एक अल्टरनेटिव स्पेलिंग बन सकता है इन्फ्लेक्शन का, ठीक है। बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, डोंट वरी। TP increases at an increasing rate up to the point of inflection, full stop. After this, TP increases at, नहीं diminishing नहीं, slightly diminishing rate, इसलिए तो अपन ने फर्स्ट स्टेज एंड नहीं किया ना वहां पर, slightly diminishing rate, then AP continuously increases, चाहिए तो सेकंड पैराग्राफ में लिखो, उसमें ये MP के बारे में बात चल रहा था, पहले TP के बारे में किया अपन ने। AP continuously increases and reaches its highest point। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बोलेंगे MP is the only curve which increases, reaches its highest point and starts falling down। क्या बोला, समझा? ये एक ही कर्व है जो बढ़ रहा है, हाईएस्ट पहुंच रहा है और नीचे भी आ रहा है, कोई और कर्व नीचे नहीं आया, हाईएस्ट पहुंचा बट नीचे नहीं आया। कौन सा कर्व था हाईएस्ट पहुंचा? AP कर्व। TP कर्व तो बढ़ रहा था, अभी भी और आगे भी बढ़ने वाला है, वो सेकंड स्टेज में भी बढ़ने वाला है, ठीक है। स्टेज 2, TP is still increasing at a further diminishing rate। MP is falling down and is below AP and is below AP। AP is falling down but is positive। AP is falling down but it is positive। Stage 3, all the curves falls but MP becomes what? Negative। All the curve falls but MP becomes negative। वहां पे लिखो note, stage 1 ends where, बोलिए, MP cuts
AP from above at AP's highest point. Correct? Stage 2 ends where correct MP is 0 and TP is maximum, हाईएस्ट पॉइंट है वो टीपी का. डन. एंटरप्रेन्योर ने कौन से स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए? स्टेज 2 में. स्टेज 2 में क्या हो रहा है जरा देखिए, आउटपुट इज मैक्सिमम. तो स्टेज 2 जो है ये सबसे अच्छा है बिकॉज वहां पे आउटपुट सबसे ज्यादा पहुंच रहा है. करेक्ट? एनी डाउट? तो ये था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑब्जर्वेशंस के साथ. ये अपना रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल में एक्चुअली आपके आईसीआई मॉड्यूल में कुछ पहले ऐसे कंसेप्ट्स थे जो उन्होंने निकाले बट बहुत अच्छे थे. तो ध्यान दो कि एक्स एंड वाई एक्सिस, लेबर, कैपिटल. ये देखिए यहां पर एक प्रोडक्शन लाइन है. क्या ये लाइन? प्रोडक्शन लाइन. तीन बार ये डायग्राम मैंने कॉपी किया बिकॉज 3 स्टेजेस है हमारे पास. तो सबसे पहले ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में आप 100 आउटपुट यहां पर प्रोड्यूस करते हो. 100 आउटपुट वहां पर प्रोड्यूस करने का मीनिंग क्या हुआ? इतना लेबर और इतना कैपिटल लगा. करेक्ट? रब कर दो इसको. नाउ ये 200 आउटपुट और ये 300 आउटपुट मिला. ठीक है? क्या समझा आपको? आउटपुट के लिए, आउटपुट ज्यादा बढ़ाने के लिए लेबर कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है ना. पहले 100 के लिए इतना लेबर और इतना कैपिटल लगा. नेक्स्ट 100 के लिए इतना लेबर इतना कैपिटल लगा. अगले 100 के लिए इतना लेबर और इतना कैपिटल लग रहा है. तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? नहीं, ये देखो ये पहला 100 का इनपुट था मगर बाद में ये अगले 100 का इनपुट था जो पहले से कम था और उसके अगले में तो और भी कम है. करेक्ट? तो इससे हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है. श्योर? यस. क्यों? कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट मिल रहा है. तो अब अच्छा ही है ना हमारे लिए. हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा? एग्जैक्टली तो हम इसको क्या बुलाएंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ये स्टेज 1 में होता है. स्टेज 1 में ये. करेक्ट? ऐसा क्यों होता है वो बाद में समझेंगे, पहले क्या हो रहा है वो समझेंगे. फिर सेकंड स्टेज, ये 100, ये 200, ये 300. क्या हुआ? ये 100, 200, 300 ये क्या दिखा रहा है आपको? नहीं, ज्यादा नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. ये देखो पहले 100 के लिए जितना इनपुट लगा उतना ही अगले 100 के लिए भी लग रहा है. हर बार सेम इनपुट के साथ सेम आउटपुट मिल रहा है. तो इसको बोलते हैं स्टेज 2 कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अब थर्ड स्टेज की बात करेंगे. तो थर्ड स्टेज में ये 100 है, ये 200 और ये 300.
ये आ गया आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये देखिए इतने कम लेबर कम कैपिटल में आपका 100 आउटपुट बन गया था। अगले 100 के लिए आपको ज़्यादा लेबर ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, उसके अगले 100 के लिए तो और भी ज़्यादा लेबर और भी ज़्यादा कैपिटल लग रहा है। तो आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इसको बोलेंगे थर्ड स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। करेक्ट। इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसा भी है। यहां पर हम बोलेंगे ऑल फैक्टर्स मतलब इनपुट, और यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं हमारा वाई एक्सिस पर आउटपुट। रेट है मगर आउटपुट का रेट, आउटपुट नहीं है, आउटपुट का रेट है। ये देखिए इंक्रीजिंग रेट ऑफ आउटपुट, कांस्टेंट रेट ऑफ आउटपुट, डिमिनिशिंग रेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ रहा है क्या? यस, बट बढ़ने का स्पीड पहले ज्यादा था, फिर कांस्टेंट था, फिर कम हो गया। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। समझे? यहां पर हम कौन से फैक्टर को चेंज कर रहे हैं? चारों फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रन में है। समझे क्या? तो ये नोट्स में दिया है, देखो अभी आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन तीनों जगह दिया है। ये 100 100 100, 200 200 200, 300 300 300, 400 400। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आपका ये कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलना चाहिए? सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये क्या है? डिक्रीजिंग क्यों रिटर्न है? क्योंकि पहले 100 आउटपुट जल्दी मिल गया, बाद का 200 लेट मिल रहा है, ज्यादा इनपुट लग रहे हैं, और लास्ट का और 100 तो और भी टाइम लग रहा है। मगर लास्ट वाला जो डायग्राम है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला डायग्राम है। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपका जो गैप है वो कम कम होते जा रहा है। गैप कम होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। गैप कम होना मतलब कम लेबर कम आउट कैपिटल के साथ ज्यादा आउटपुट। समझे? तो कैन वी से ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, और ये स्टेज 3 है। लिख लो आपके नोट्स में स्टेज 1 2 3, शायद नाम तो लिखे आपके नोट्स में, सिर्फ स्टेज 1 2 3 प्रॉपर लिखो। देखो गैप जहां कांस्टेंट है उसको सेकंड स्टेज बनाओ आपके नोट्स में। जहां गैप बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग रिटर्न है, और जहां गैप घट रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न है। गैप घटना मतलब कम इनपुट में आउटपुट बनना, गैप बढ़ना मतलब ज्यादा आउटपुट में ज्यादा इनपुट में सेम आउटपुट मिलना। समझा? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं आपको, तो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल लाइक दिस। इनपुट आउटपुट, इनपुट 10% 10% 10%, आउटपुट 25% से बढ़ रहा है। कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न से। आउटपुट 10% से बढ़ रहा है, सेकेंड स्टेज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड आउटपुट 5% से बढ़ा, थर्ड स्टेज। करेक्ट? और भी सिंपल हो गया है। लिख लो ये बन गया रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। डन? बट ऐसा क्यों? वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का था रीजन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट क्यों होता है? बिकॉज इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, मतलब लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो आप फिक्स्ड रख रहे थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, उसको डिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते। तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट होने का रीजन था वो।
क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? This all happens because of something which we have not discussed yet now, and that is called economies and diseconomies of scale. ये सब होता है किसकी वजह से? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज की वजह से। क्या भाई साहब याद नहीं आ रहा है क्या? पढ़ा था ना अपन ने। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज मतलब क्या? आउटपुट बढ़ाने के फायदे और आउटपुट बढ़ाने के नुकसान। तो उसको पढ़ते पहले। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, यहाँ पे इंटरनल और दूसरी तरफ जो है वो आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज भी लिखा है और डिस इकोनॉमीज भी लिखा है, वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल इकोनॉमीज लिखा है, डिस इकोनॉमीज नहीं लिखा है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? ठीक है। अब पहले समझ लो इंटरनल में क्या आता है, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल दोनों भी एक ही, मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक बात बताओ, एक फर्म जब आप अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो फायदा होता है। आउटपुट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना फायदा होता है, बट दैट फर्म शुड नो व्हेन टू स्टॉप। करेक्ट है? वाइज पर्सन ऑलवेज नो व्हेन टू स्टॉप, ये सेंटेंस सुना होगा आपने। तो वैसी है यहां पर भी, टेक्नोलॉजी है ठीक है, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, बट भाई टेक्नोलॉजी का कहीं ना तो कहीं एडवांटेज लेना तक ठीक है, उसका डिसएडवांटेज मिलने के पहले रुकना पड़ेगा ना। लेट्स से एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। डीमार्ट वीमार्ट जैसे शॉप देखिए आप, क्या होता है इस डीमार्ट जैसे शॉप में? टेक्नोलॉजी का यूज होता है कि नहीं? कैमरास होते हैं, बिलिंग काउंटर्स होते हैं, बार कोडिंग स्कैनर्स होते हैं, सब होते हैं। और आप आते हो, खरीदते हो, बास्केट में वो जो भी रहेंगे वो फटाफट बिलिंग होता है, खड़ 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 आप बाहर, अगला वाला नंबर, अगला वाला नंबर। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की वजह से वो आउटपुट ग्रो कर पा रहे हैं, और ये फायदा सिर्फ डीमार्ट को हो रहा है क्योंकि डीमार्ट ने अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाया। इसके दो गली छोड़कर एक किराना शॉप है, उसको कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मगर इस डीमार्ट को हो रहा है। यस, इसको इंटरनल बुलाएंगे कि एक्सटर्नल बुलाएंगे? इंटरनल। जेपा, अब सुनो कि ये टेक्नोलॉजी अगर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और ऐसी डीमार्ट और भी टेक्नोलॉजीज लाते जाता है, लाते जाता है, लाते जाता है, तो क्या होगा? 4 बिलिंग काउंटर ठीक थे, उन्होंने 10 बिलिंग काउंटर ओपन किए। इनॉग्रेशन के वक्त देखते हो आप, 10 10 बिलिंग काउंटर रहते। 2 साल बाद जाके देखो उस डीमार्ट में, उसमें से कम 4 बिलिंग काउंटर बंद रहते। करेक्ट? क्या उनके पास कैशियर नहीं है, बिल करने वाले लोग नहीं है क्या? है, सब कुछ है। फिर ऐसे 4 बिलिंग काउंटर क्यों बंद किए वन में? ऐसा आउटपुट कुछ नहीं रहता, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज था, तो वो डालने के पहले ही सोचते थे। नहीं ऐसा नहीं, कस्टमर भी है। कभी देखो आप, लाइन रहती है ऐसे 5 7 लोग, तो मिनिमम 10 लोग लाइन में रहते हैं। तो पहले क्यों नहीं सोचा? इतने तो पागल नहीं है वो। ध्यान से सुनो, जब वो टेक्नोलॉजी ला रहे थे, उनको ज्यादा आउटपुट हैंडल करना था, इसलिए टेक्नोलॉजी बढ़ाया। बट बोलते हैं ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। 10 बिलिंग काउंटर कर दिया, तो 10 सिस्टम से, 10 बार कोड स्कैनर से, 10 माउस से, 10 कीबोर्ड से, 10 सीपीयू है, 10 हार्ड डिस्क, सब कुछ लग चुके हैं उसके अंदर, सब 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 जगह 10 10 10 है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इन सब का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है कि नहीं है? एक दो बार कुछ पीसी खराब हुए, उन्होंने क्या किया? रिपेयर किया। वापस खराब हो रहे, उन्होंने बोला भाई रुक जा, इतना वैसे भी काम में नहीं आता, एक काम कर, उसका क्या माउस खराब है क्या, चलिए इधर का माउस ले, वो काउंटर बंद कर। समझा? फिर कुछ और खराब हुआ, फिर उन्होंने बोला वो उसका वो खराब था ना, वो अच्छा था ना, वो निकाल, इसको लगा। समझा कुछ? वो अपना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल अगर मैं टेक्नोलॉजी बढ़ाऊं तो टेक्नोलॉजी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज मिलती है मुझे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। वो मेरे लिए क्या बन जाती है? डिसएडवांटेज। समझा?
सो इसीलिए ऊपर हेडिंग देखो, इंटरनल के आगे क्या लिखा है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। तो टेक्नोलॉजी एक लेवल तक आपको इकोनॉमीज देगा, अगर आप एक 3 4 बिलिंग काउंटर 5 बिलिंग काउंटर तक की बात करो। उसके आगे अगर आप और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लाओगे तो क्या होगा, डिसएडवांटेज देगा इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। वैसे ही सेम, मैं सिर्फ इंटरनल पढ़ा रहा हूं अभी। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल। मैनेजर्स अपॉइंट करके फायदा होता है कि आउटपुट ज्यादा हैंडल कर सकते हैं क्या, यस। आज रिलायंस फुटप्रिंट्स ओपन कर चुका है, जो कि चप्पल जूते चप्पल की दुकान है रिलायंस की। तो वहां पे क्या मुकेश अंबानी बैठा है क्या, 10 नंबर जूता निकाल रहे, मुकेश अंबानी बोल रहे हैं। मुकेश अंबानी को कोई संबंध नहीं वहां रुकने का, मगर सब शो चल रहा है बिकॉज ऑफ मैनेजर्स, करेक्ट। तो मैनेजर्स अपॉइंट करके उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को स्केल अप किया। फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। बट टू मच मैनेजर्स रख देंगे तो क्या होगा, मैनेजर्स का सैलरी इंसेंटिव बोनस इन सब में पैसा ज्यादा जाएगा, और अपने को इकोनॉमिक्स की जगह डिस इकोनॉमिक्स आएंगे। तो जब तक फायदा मिल रहा है क्या बोलेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसके बाद अगर नुकसान चालू हो गया तो ज्यादा मैनेजर्स अपॉइंट कर दिया तो मैनेजरियल डिस इकोनॉमिक्स। क्या ये सिर्फ रिलायंस को मिलेंगे या बाजू वाले शॉप को भी मिलेंगे, सिर्फ रिलायंस को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये किया है। इंटरनल बोलेंगे कि एक्सटर्नल, इंटरनल बोलेंगे, समझा। नेक्स्ट विल बी मार्केटिंग। मार्केटिंग से फायदा होता है या नुकसान होता है, फायदा होता है। बट एक केवल लेवल तक मार्केटिंग करो तो फायदा होता है। मार्केटिंग अगर ज्यादा कर रहे हो तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ज्यादा और मुझसे मिलने वाले फायदे कम हो जाएंगे, करेक्ट। तो मार्केटिंग का इकोनॉमिक्स मिला, अच्छा है। आपने 1 लाख का ऐड किया, 10 लाख का सेल हुआ, फायदा हुआ, यस। आपने 10 लाख का ऐड किया और 1 लाख का सेल हुआ, क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल। पैसा बैंक से लोन से लेने में बिजनेस एक्सपांड हो सकता है इजीली, यस, फायदा होगा। क्योंकि भैया अगर आपके पास लेट से ₹1 करोड़ है, तो आप 2 3 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो ड्यू टू फाइनेंशियल इकोनॉमी। इजीली बोरो कर लो, पैसा ले लो, बिजनेस ग्रो करो, बोरो करो, पैसा लो, बिजनेस ग्रो करो। सब कुछ सही चलता है जब तक एक लेवल तक आप रिस्क लेते हो। अगर आपने बहुत ही ज्यादा रिस्क ले लिया, आपके पास ₹1 करोड़ और आपने 5 10 करोड़ का लोन ले लिया, तो उस पर इंटरेस्ट भरना है, लॉकडाउन हो गया तो क्या करोगे, बिजनेस तो ठप हो जाएगा, मगर बैंक का ईएमआई चालू रहेगा, फिर क्या करोगे, आपका ईएमआई दे पाओगे क्या, नहीं। अच्छा, बिजनेस में इकोनॉमिक सिनेरियोस क्या सेम रहते हैं क्या चेंज होते, चेंज होते, कभी आपके फेवर में जाएंगे कभी अगेंस्ट में भी जाएंगे ना। फिर उस टाइम पे अगर बैंक लोन ज्यादा रहेगा तो क्या हो गया, बिजनेस, आप बैंक बन जाओगे। बैंक समझा ना, यस। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स या डिस इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स। बट जब तक आप 1 2 लोन लिए 4 लोन लिए बिजनेस ग्रो किए, ये सब क्या हो रहा था, फायदा, इसको बुलाएंगे इकोनॉमिक्स। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मिलती है एक लेवल तक, बट बियॉन्ड दैट लेवल यू शुड नॉट बोरो, अदरवाइज डिस इकोनॉमिक्स मिलती है। लास्ट इज रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग मतलब रिस्क लेना बिजनेस में। बिजनेस में रिस्क लेना चाहिए क्या, यस। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न्स। दैट डज नॉट मीन टेक हाईएस्ट रिस्क, इट सिंपली मीन्स टेक बैलेंस्ड रिस्क, करेक्ट। क्योंकि एक लेवल तक आप रिस्क को बैलेंस कर सकते हो, ले लो वहां तक, उसके आगे अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो बिजनेस चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं। सो दीज आर ऑल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, इंटरनल वाले। एक्सटर्नल की बात करते हैं, जब पूरा इकोनॉमी ग्रो होता है, मतलब पूरा इकोनॉमी नहीं, पूरा इंडस्ट्री ग्रो होता है, तो फायदा आपको होता है कि नहीं होता है, टेक्नोलॉजी ग्रो होता है तो आपका भी काम फटाफट होता है, चीपर रॉ मटेरियल मिलता है, कैपिटल गुड्स सस्ते मिल जाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। सिर्फ आपका ही नहीं, सबका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी इजी अवेलेबल होता है जब आपका इंडस्ट्री ग्रो होता है, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले इंडिया में बीपीओ सेंटर्स वगैरह हुआ नहीं करते थे, उस टाइम पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। जैसे ये बीपीओ मतलब सेंटर्स ओपन होने लग गए, तो लोगों को बीपीओ की वजह से सैलरीज अच्छी मिलने लग गई। तो इंडिया का बंदा भी हेलो गुड मॉर्निंग यस, यूएस एक्सेंट में बात कर रहा है, राइट। कहाँ बैठा है, इंडिया में, राइट, पुणे के सदाशिवपेट में, और बात कर रहा है वो एलए के कोई पर्सन को, और एलए के पर्सन को वो बोलता है या आई बॉट दिस अप्लायंस ऑफ एलजी, इट्स नॉट वर्किंग, एंड ये भी बोल रहा है या सर टेल मी व्हाट्स योर पिन कोड एंड एवरीथिंग, फिर डिटेल ले लेता है, बोलता है ओके सर आई एग्जीक्यूटिव विल गेट बैक टू यू सून, खट।
उसका काम सिर्फ इतना है कि ये डिटेल पंच करो और आगे भेज दो, सिंपल है। ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ये इंडिया में यूएस एक्सेंट बोलने वाले लोग कैसे पैदा हुए? सिंपल है। वाह, क्या टैलेंट है भाई, हैं? कहाँ से लाते हो इतना टैलेंट? तो ये पैदा होते हैं बिकॉज बीपीओ इंडस्ट्री ग्रो होता है, समझे? पूरा इंडस्ट्री ग्रो रहा है तो लोगों को लग रहा है चलो मुझे भी ये एक्सेंट का इंग्लिश सीखना है ताकि मुझे भी 25,000 का नौकरी मिले। मैं कौन हूँ, बीकॉम भी पास नहीं हुआ अभी तक, मगर मुझे जॉब मिल रहा है 25,000 का, मुझे चाहिए। कितने सारे ऐसे हमारे क्लासमेट्स थे जो सीए कर रहे थे, और ये बीपीओ कल्चर उसी वक्त आया, और उन्होंने एक दो लोगों ने सीए ड्रॉप करके बीपीओ ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको 25,000 का सैलरी मिल रहा था और हमें 450 रुपए का स्टाइपेंड, और हम काम करते थे सुबह 10 से लेके रात को 10, 11, 12, 1, 2, कुछ भी हो सकता है सीजन के टाइम पे तो, राइट। और वो काम करते थे शाम को 6:30 से लेके रात को 2 तक, 8 घंटे का शिफ्ट ऐसा रहता था उनका, यूएस शिफ्ट वगैरह रहता था। वो काम करते थे, उनको 25,000 की सैलरी, आने लेने के लिए गाड़ी आ रही है, छोड़ने के लिए गाड़ी आ रही है। यहाँ हम लोग जा रहे हैं बस से या खुद की टू व्हीलर से। अभी वो बीपीओ में भी नहीं है जॉब जी, बीपीओ कहाँ बीपीओ रहा अभी आजकल, आज सब कुछ मशीन ओरिएंटेड हो गया। हम्म। तो भाई फर्क होता है ना, शॉर्ट टर्म सोचोगे रिजल्ट्स भी शॉर्ट टर्म मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सोचोगे रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म मिलेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर समझा रहा था मैं आपको कि जब एक इंडस्ट्री ग्रो होता है तो उसका लेबर भी अवेलेबल होता है। मुझे एक बात बोलो, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने अवेलेबल है उतने लेट से लातूर में क्यों नहीं है? वहां पे वहां पे आईटी कंपनीज ही नहीं है, वहां पे आईटी कंपनीज ही नहीं है। यहाँ पे आईटी कंपनीज है, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो हुआ है पूरा। यहाँ पे इन्फोसिस है, टीसीएस है, केपीआईटी है, सब है, समझा? बाई प्रोडक्ट, जब एक इंडस्ट्री ग्रो होता है तो बाई प्रोडक्ट्स भी बनने चालू होते हैं ड्यू टू कंपटीशन। व्हाट इज बाई प्रोडक्ट? वेस्ट से भी कुछ बन सकता है तो उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जो बाय बाय द वे बन जाता है वो बाय प्रोडक्ट है। सिंपल है ना, मेन प्रोडक्ट बनाना है, वेस्टेज आ रहा है, वेस्टेज से कुछ और बना लो। लास्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। ध्यान दे भाई, ध्यान दे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज कब ग्रो होती है? जब एक कंपनी आती है पूरा इंडस्ट्री आता है, पूरा इंडस्ट्री आता है। जैसे हिंजवाड़ी पुणे का, खराड़ी, ये सब आईटी पार्क से ये डेवलप हुए, तो उधर का ट्रांसपोर्टेशन, उधर का मार्केटिंग, सब कुछ डेवलप हुआ, फायदा सबको हो रहा है वहां पर। तो ये सब क्या बन गया? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स लिखे नहीं है। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स में आता है पॉल्यूशन, ई वेस्ट वगैरह, वाटर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब कुछ। दूसरा एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी आता है इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब एक पूरी इंडस्ट्री ग्रो होती है तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होता है? ग्रो होता है। हिंजवड़ी आज से मतलब ईयर 2000 में वहां पर 100 रुपया स्क्वायर फीट लैंड बिकता था तो कोई लेता नहीं था, बिकता था तो कोई लेता नहीं था, राइट। बेचने को तैयार है आदमी, मगर कोई लेने को तैयार नहीं है। आज वहां पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है 4,000 से 5,000, और फिर भी मिलता नहीं है। तो क्या हो रहा है? ये पूरा इंडस्ट्री ग्रो होने से लैंड का प्राइस भी बढ़ गया है। वैसे ही लेबर का प्राइस भी बढ़ जाता है ना। जहां इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है वहां पर एक नहीं 50 कंपनियां मुझे पूछ रही है, तो मैं आपको बोलूंगा मेरा सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। समझा क्या? तो लेबर का मतलब, लेबर नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबका कॉस्ट बढ़ता है, तो इंक्रीजिंग फैक्टर्स कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। सो उसी पेज पे आप लिखोगे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। और उसके एग्जांपल में आएगा नंबर 1 पॉल्यूशन, सभी टाइप के पॉल्यूशन उसमें कवर हो जाएंगे। नंबर 2 हाई फैक्टर प्राइस, हाई फैक्टर प्राइसेस, एंड इंक्रीजिंग फैक्टर प्राइस की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। तो नंबर 3 आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। समझ में आया क्या?
इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो अपन लोग कल कवर करेंगे, बराबर है। कॉस्ट एनालिसिस ये चैप्टर जो है, ये यूनिट जो है, ये इसी से कनेक्टेड है। एक बार आज प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना फास्ट ट्रैक नोट्स के थ्रू, और बेहतर समझेगा। आई एम श्योर उसमें से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स रहेंगे जो आपको नहीं समझेंगे, एक नहीं 3 बार पढ़ना समझ जाएगा, ठीक है। देखो नोट्स आपने कल 164 तक पढ़ा था, 165, तो आज वापस से 148 से पढ़ो आगे, क्योंकि वापस ये आपका प्रोडक्शन चैप्टर है। 148 से आपको 204 तक पढ़ना है, 204 तक पढ़ना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने। आपने कॉस्ट पढ़ा है नहीं सर, बट कॉस्ट तो आपको आता है ना, थोड़ा बहुत तो आता होगा, तो वो पढ़ो, वो सॉल्व करो। बट उस कॉस्ट के एमसीक्यूज के पहले आप अच्छे से इसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको कॉस्ट के एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, डोंट वरी। एंड दोस्तों, मॉड्यूल के एमसीक्यूज भी साथ साथ में सॉल्व करो। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग यू, बिकॉज आईसीआई मॉड्यूल में से 10 से 15 मार्क का पेपर आएगा, आएगा मतलब आएगा।